हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में स्टेप्स एंड एंट्रीज। सभी बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो, सीबीएसई, आईएससी, चाहे स्टेट बोर्ड हो, तो सभी एग्जामिनेशन में पार्टनरशिप से 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और जिसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर से 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, उसको बनाना बहुत ही जरूरी होता है। और इसमें मैंने क्या किया है कि जितनी भी एंट्रीज है उसको ठीक ऑर्डर के साथ 1 by 1 और उसमें जो एंट्रीज होगी उस एंट्री को दिखाया है। तो आपके लिए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सारी एंट्रीज एक जगह में आपको यहां पर मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हमारी जो एंट्रीज होगी उसमें क्या करना है कि स्टेप्स एंट्रीज के बारे में बात हो गई। कैलकुलेट सैक्रिफाई रेशियो, ये जो सैक्रिफाई रेशियो एंड न्यू रेशियो ऑफ द फर्म, होता क्या है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर है पहले से ए और बी, वो फर्म चला रहे हैं, उनको अगर पैसे की ज़रूरत है या टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है, तब वो नए पार्टनर को अपनी फर्म में एडमिट करते हैं। तो जो नया पार्टनर है, मान लीजिए वो नया पार्टनर सी है, तो सी को जब वो अपने हिस्से में से कुछ शेयर देते हैं तब बात आती है कि आखिर उनका शेयर क्या होगा और फर्म का तीनों पार्टनर का अब नया रेशियो क्या होगा। उसके बारे में 3 डिफरेंट कंडीशन से हम समझा रहे हैं आपको। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, अगर अलग से कुछ ना कहा जाए तो ओल्ड रेशियो इटसेल्फ विल बी द सैक्रिफाई रेशियो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया अलग से, तो जो ओल्ड रेशियो होगा उसी को हम सैक्रिफाई रेशियो मानेंगे। यहां क्वेश्चन में दे रहे हैं ए एंड बी वेयर पार्टनर्स विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, इसी को हम कहते हैं ओल्ड रेशियो, क्योंकि ये पहले से ए और बी का रेशियो दिया हुआ है और उन्होंने एडमिट किया सी को, तो सी नया पार्टनर है जिसको 1/5 शेयर दिया जा रहा है। अब यहां पर सिर्फ बोल दिया गया कि सी को 1/5 शेयर दिया गया है, ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, इसके बारे कुछ नहीं बोला हुआ है। इसका मतलब कुछ भी अलग से नहीं बताया गया है, तो ए और बी का रेशियो वही रहेगा जो पहले था। हेयर सैक्रिफाइस रेशियो विल बी द ओल्ड रेशियो एज नथिंग स्टेटेड अदरवाइज। तो सैक्रिफाई रेशियो, ये ओल्ड रेशियो जो 3:2 था, यही उन लोगों का सैक्रिफाई रेशियो हो जाएगा। सैक्रिफाई रेशियो फॉर ए एंड बी 3:2। अब सेकंड सिचुएशन आती है कि कभी कभी हमको न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया रहता है। जब न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया रहता है तो आपके लिए मस्ट हो जाता है कि आप सैक्रिफाई रेशियो का कैलकुलेट करें। तो सैक्रिफाई रेशियो क्या होता है, वो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो होता है। अगर इसका रिजल्ट प्लस में आता है तो हम कहेंगे उस पार्टनर सैक्रिफाइस किया है, और अगर वो माइनस में आता है तो उस पार्टनर ने गेन किया है। यह डिपेंड करता है कैलकुलेशन के ऊपर में। अब उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। ए एंड बी वेयर पार्टनर्स विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, ये उनका ओल्ड रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है, और दे एडमिट सी इनटू द फर्म एंड न्यू रेशियो विल बी 1:1:1। तो इस क्वेश्चन में देखिए न्यू रेशियो दिया हुआ है। कभी कभी न्यू रेशियो मैथमेटिकल फिगर में, मतलब ये फिगर में दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी इसको दूसरी तरह से बोल देगा, इस तरह बोल देगा, और इन फ्यूचर रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स विल बी इक्वल। तो ये जो वर्ड आ गया इक्वल, आप यहां एग्जामिनेशन में ये मत देखते रहिएगा कि कोई फिगर दिया होगा। इक्वली का मतलब भी क्या हो गया, 1:1:1, ये 3 पार्टनर अब आ गए। तो यहां आपको बताया गया है कि सैक्रिफाई रेशियो क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो अब सैक्रिफाई का रेशियो हम लोग निकालेंगे, तो ए का पहले से 3/5 था। ए का ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2, ए और बी का था। तो 3 और 2 को जोड़ दीजिए तो 3/5 और 2/5। किसी भी सामान को 5 बराबर हिस्से में बांटा जाएगा तो ए को मिलेगा 3 और उसमें बी को मिलेगा 2, तो 3/5 और 2/5। तो 3/5 उनका ओल्ड रेशियो था।
और अब नया रेशियो क्या हो गया है, 1:1:1, तीनों को जोड़िए, 1 + 1 + 1 3, तो 1/3, 1/3 और 1/3, तो यहाँ 1/3 माइनस कर रहे हैं तो हमारा रेशियो हो जा रहा है ए का 4/15 और बी का पहले से उसका था 2/5, तो 2/5 में अगर हम लोग न्यू रेशियो 1/3 को माइनस कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है 1/15। अब सेक्रीफाई रेशियो हम लोग को निकालना है ए और बी का, तो ए का हुआ 4/5 और इसका हुआ 1/5। एक्चुअल में क्या था कि ये था 4:1। यहां पर ये किस तरह हमने निकाला है इसको देख लीजिए। यहां पर कैलकुलेशन करने के बाद 4/15 ए का था और बी का था 1/15, तो ये जो 15 था, ये 15 और ये 15 कैंसिल हो गया, तो 4:1 बचा, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और 4 और 1 5 होता है, तो ए का हो गया 4/5 और बी का हो गया 1/5। अब तीसरी सिचुएशन को देखिए, न्यू रेशियो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। कभी कभी ये बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में आपको कि जो पुराने पार्टनर हैं उन्होंने एक पर्टिकुलर रेशियो में नए पार्टनर के लिए अपना सैक्रिफाइस किया है, तो वो जब दिया रहेगा तो तीनों सिचुएशन के हिसाब से ओल्ड माइनस सैक्रिफाई रेशियो, तो ए बी पार्टनर्स विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, ये उनका ओल्ड रेशियो हो गया, इसको क्या कहते हैं, ओल्ड रेशियो। और दे एडमिटेड सी, और सी को उन्होंने कितना दिया है, 1/5 शेयर, विच ही एक्वायर्स फुल्ली फ्रॉम ए, मतलब उसको ये पूरा का पूरा शेयर ए से मिला है, मतलब ए ने सिर्फ सरेंडर किया है किसके लिए, सी के लिए। तो हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे अब ए और बी और सी का, तो कैसे निकालेंगे, ए का पहला ओल्ड रेशियो, तो 3/5 उसका था पहले, उसने सरेंडर किया है सी को दिया गया था 1/5, तो ये पूरा 1/5 वहां से आ गया, तो 3/5 - 1/5 = 2/5, ये न्यू रेशियो हो गया हम लोगों का ए का। उसी तरह बी, तो बी का पहले ओल्ड रेशियो था 2/5, उसमें उसने कुछ भी सरेंडर नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि विच ही एक्वायर्स, ही मतलब सी ने ये पूरा का पूरा शेयर मिला है उसको ए से, तो ए ने ही सिर्फ सेक्रीफाई किया है, बी ने कुछ भी सेक्रीफाई नहीं किया है, इसलिए वहां हमने नील लिखा है। और 2/5 - नील = 2/5, ये बी का न्यू रेशियो हो गया। और सी का क्वेश्चन में दिया हुआ था 2/5। अब यहां हम लोग लिख सकते हैं कि 2/5 = 2/5 = 1/5, ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है, 5 कैंसिल करते हैं, तो इसी को लिखा जाता है 2:2:1। तो ये सबसे पहला एस्पेक्ट क्या होता है, पहला क्वेश्चन क्या होता है कि हमने सैक्रिफाई रेशियो पता करना है या न्यू रेशियो पता करना है। ये तीनों चीजों को आप बार बार देखिए, आपको सारी बातें समझने में आसानी होगी। अब नेक्स्ट यहां से एंट्री का काम स्टार्ट हो रहा है। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर जो कैपिटल और गुडविल के लिए पैसा लाएगा उसकी एंट्री होगी। पार्टनर्स कैपिटल के बारे में एक बात आपको बता दें, चाहे वो कैपिटल हो चाहे करंट हो, तो जो कैपिटल होती है फर्म के लिए, ये कैपिटल अकाउंट में जाए चाहे करंट अकाउंट में जाए, तो ये जो होता है ये फर्म के लिए लायबिलिटी होती है। और जो लायबिलिटी होती है वो आप याद रखिएगा, क्रेडिट करने से बढ़ती है और डेबिट करने से ये घटती है। तो ये एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आपको बराबर फॉलो करते हुए चलना है कि लायबिलिटी क्रेडिट करने से बढ़ेगी और डेबिट करने से घटेगी। नया पार्टनर कैश अगर दिया हो तो कैश लेके आएगा, बैंक दिया हो तो बैंक, तो डेबिट व्हाट कम्स इन में उसके हिसाब से गोल्डन रूल से ये काम हो गया। और नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आ रहा है, उसकी कैपिटल फर्स्ट टाइम फर्म में एंट्री हो रही है, वो कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल, नया पार्टनर जब आता है तो कैपिटल के लिए एक पैसा देता ही है, और गुडविल के कैलकुलेशन के बारे में हमारा एक तीसरा पार्ट का वीडियो है, उसको आप देखिएगा, आप समझ लीजिएगा। बुक में भी आपने गुडविल कैलकुलेशन के बारे में देखा होगा, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो नया पार्टनर जब आता है तो पुराने पार्टनर को उसको कैपिटल के साथ साथ गुडविल के लिए, क्योंकि पुराने पार्टनर ने बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत मेहनत किया है,
तब आज ये फर्म इस जगह पहुंची है। और इस फर्म की प्रॉफिट में अगर नया पार्टनर हिस्सा लेना चाहता है तो उसको अलग से प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कुछ पैसा देना होगा। तो एंट्री हो गई कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए उसने पैसा लाया है, ये पैसा पुराने पार्टनर के हक में जाएगा। पुराने पार्टनर इसको अपने हिसाब से अपने पास रखेंगे। तो उसका एंट्री क्या होगा, ये ट्रांसफर आपको करना ही करना होगा, ये आपको मस्ट है, बोले क्वेश्चन में चाहे ना बोले तो भी ये जो गुडविल का पैसा ट्रांसफर करना होगा। तो ये प्रीमियम यहाँ पर क्रेडिट थी, उसको ट्रांसफर करेंगे। तो याद रखिए कोई भी चीज़ को जब ट्रांसफर किया जाता है, अगर वो क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट करेंगे, अगर वो डेबिट है तो उसको क्रेडिट करेंगे। और ये पैसा मिलेगा किसको, ओल्ड पार्टनर को, सेक्रीफाइंग पार्टनर को। ओल्ड में जिसने सेक्रीफाई किया उसको ये पैसा मिलेगा। तो ये सेक्रीफाइंग पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में उन लोगों के सेक्रीफाई रेशियो में इसको बांट दिया जाएगा। इसको याद रखिए कि एंट्रीज का काम बहुत सावधानी से करना है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में बोला होगा कि गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, ये बात तभी होगा जब स्टेटेड इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में ये बताया हुआ है तभी आप निकालोगे ये एंट्री को, अगर नहीं बोला है तो आप ये एंट्री गलती से भी मत करना। तो इसके लिए जब पार्टनर कैपिटल के अपने कैपिटल में से गुडविल का पैसा निकाल रहा है तो उसकी कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और आपको अभी बताया कि कैपिटल डेबिट करने से घटती है क्योंकि वो लायबिलिटी है, और फर्म से कैश या बैंक का बैलेंस घट रहा है, वो हमारा आउट हो रहा है। तो गोल्डन रूल के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इसके बाद राइटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, कभी कभी पुरानी जो बैलेंस शीट होगी उस बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको वहां पर गुडविल नजर आएगी। तो ये जो एसेट साइड में अगर पहले से गुडविल वहां पर एडजस्ट करती है तो इस गुडविल को यहां से हटाना जरूरी हो जाएगा। क्यों कि नए पार्टनर अगर पेमेंट दे रहा है गुडविल के लिए तो वो पुरानी गुडविल को पुराने पार्टनर को बोलेगा आप यहां से हटाओ। तो ये जब पुराने पार्टनर को ये गुडविल का हटाना होगा तो ये नुकसान कौन सहेगा, तो ये नुकसान सहेगा पुराने पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को डेबिट किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये लायबिलिटी साइड है, यहाँ पर पुराने पार्टनर की कैपिटल होती है। अगर इधर से हम लोग कुछ कम कर रहे हैं तो यहाँ से भी कुछ कम करना है। हम किसी तीसरे आदमी को कुछ भी कम करने के लिए नहीं बोल सकते हैं, हमको अपने पार्टनर की कैपिटल को ही कम करना होगा। तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट करने से माइनस हो जाती है। और ये जो गुडविल थी, जो पहले से एसेट साइड में जो भी चीज होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है, और डेबिट बैलेंस को खत्म करने के लिए यहाँ पर हमको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ये क्रेडिट करने से उसका बैलेंस क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया, ये बैलेंस उसका खत्म हो गया। अब इसके बाद आपको बात समझ में आ जाएगी कि जब भी एग्जिस्टिंग गुडविल को खत्म किया जाएगा तो ओल्ड पार्टनर इस नुकसान को सहेगा और गुडविल को खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट किया जाएगा। अब नेक्स्ट, कई बार ऐसा होता है कि जो नया पार्टनर है वो अपना कैपिटल का पैसा तो दे रहा है लेकिन वो बोलता है कि आई एम अनेबल टू पे द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं दे सकता है। तब उसका प्रोविजन हमारे AS 26 में है। उसमें क्या होता है, न्यू पार्टनर इज नॉट ब्रिंगिंग, जब वो ब्रिंगिंग नहीं कर सकता है शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर वो कैश नहीं ला सकता है तब क्या होता है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है। ये एंट्री है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको फॉलो करनी है कि गुडविल को कभी भी हम लोग रेज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है उतने अमाउंट से जितने अमाउंट की गुडविल उसको लानी थी। और टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल, ये दोनों पार्टनर को, जो भी ओल्ड पार्टनर में से जिसने सेक्रीफाई किया है उसको क्रेडिट किया जाएगा, तो इनका कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उसकी कैपिटल को हमने डेबिट किया है, वो करंट अकाउंट को डेबिट किया है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये करंट अकाउंट ही होगा, इसको गलती से कैपिटल मत कर दीजिएगा। क्यों कि कभी कभी कैपिटल एडजस्टमेंट करना पड़ता है, अगर यहाँ कैपिटल करेंगे तो नए पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और हमेशा याद रखिएगा कि ये जो नोट इंपॉर्टेंट है कि ये जो करंट अकाउंट है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। तो लास्ट में जो आप नई बैलेंस शीट बनाइएगा फर्म की, तो उसकी एसेट साइड में आपने उस पार्टनर के करंट अकाउंट को शो करना है। तो यहाँ पर जो न्यू पार्टनर है वो राम है, मोहन है, ए है, बी है, एक्स है, वाई है। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को आपने यहाँ पर शो करना है
ये न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट आपने यहाँ पर उसकी जो भी अमाउंट वो लेके आएगा उसको यहाँ पर आप लिखोगे, क्योंकि बैलेंस शीट का जो बैलेंस है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। इधर में क्या हो गया कि इधर में सैक्रिफाइंग पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई या करंट अकाउंट बढ़ गया, इधर में कैपिटल बढ़ा चाहे उसका करंट बढ़ा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग उधर में क्या होगा, तो ये न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट एसेट साइड में हम लोग शो करेंगे। इसके बाद क्या होता है कि जो नया पार्टनर आता है तो वो उस फर्म में एडमिशन के लिए एक बड़ी अमाउंट कैपिटल के रूप में दे रहा है, गुडविल के लिए अलग से पैसा दे रहा है, तो वो भी ये चाहेगा कि मैं जिस फर्म में ज्वाइन कर रहा हूँ उसकी जितनी भी एसेट्स है और जितनी भी लायबिलिटी है वो फॉल्स फिगर पर तो नहीं लिखी गई है, इसलिए वो क्या करता है किसी एक्सपर्ट से उसको रीवैल्यू करवाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, पुनर्मूल्यांकन, जितनी भी एसेट्स है उसका पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। तो रिवैल्यूएशन जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, रिवैल्यूएशन इज ए नॉमिनल अकाउंट, हमेशा याद रखिएगा। और इसको डेबिट किया जाता है एवरी मैटर ऑफ लॉस, कभी मैटर ऑफ लॉस या एक्सपेंस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और इट विल बी क्रेडिटेड फॉर गेन एंड प्रॉफिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का ये नेचर है कि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन, इसलिए लॉस और एक्सपेंस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और मैटर ऑफ गेन और प्रॉफिट होगा तो इसको क्रेडिट किया जाएगा। अब यहां पर देखिए, फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर आपकी किसी एसेट्स का वैल्यू ये क्वेश्चन के नीचे में एडजस्टमेंट के रूप में दिया रहता है, आपने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी, लेकिन यहाँ सारे स्टेप्स एक जगह में हैं, बहुत ब्रीफ में आपको सारी बातें समझाई जा रही हैं। तो यहाँ पर अगर वैल्यू ऑफ एसेट्स घट गया तो ये मैटर ऑफ लॉस हो गया, और या इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, हमारे क्रेडिटर बढ़ गए या हमको लोन पर इंटरेस्ट देना बाकी है, तो हमारा जो भी लायबिलिटी है अगर वो बढ़ती है तो हमको घाटा लगेगा, क्योंकि हमको अब ज़्यादा पैसा देने होंगे। और अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, अभी हमने उसी किसी एक्सपेंसेस को स्टिल पेड नहीं किया है, उसको पेड करना है, तो वो आउटस्टैंडिंग है, तो ये सारे मैटर ऑफ लॉस है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। क्यों कि यहाँ पर बोला गया है इट विल बी डेबिटेड, तो जब भी मैटर ऑफ लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। और इंडिविजुअल एसेट्स का मतलब क्या हो गया, अगर प्लांट का वैल्यू घट रहा है, अगर मशीन का वैल्यू घट रहा है, अगर बिल्डिंग का वैल्यू घट रहा है, फर्नीचर का घट रहा है, तो आप उसको नाम लिखिएगा यहाँ पर। और इंडिविजुअल लायबिलिटी मतलब ये क्रेडिटर का मैटर में, अगर आपके क्रेडिटर बढ़ रहे हैं तो आप उसमें लिखिएगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड मतलब अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट आउटस्टैंडिंग। और ये बिंग डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड। अब नेक्स्ट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर किसी एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है तो ये मैटर ऑफ बेनिफिट है, प्रॉफिट है। और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, किसी लायबिलिटी का वैल्यू अगर घट जाता है तो भी हमारे लिए फायदा है। जब भी फायदा की बात होगी तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। और प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो हमारी एसेट्स है, हमने इस करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ खर्चा अभी दे दिया है तो वो हमारी एसेट्स है, इसलिए ये भी मैटर ऑफ बेनिफिट है। जब भी मैटर ऑफ बेनिफिट होगा तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया जा रहा है। और इंडिविजुअल एसेट, जिस एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, अगर स्टॉक बढ़ रहा है, मशीन बढ़ रहा है तो उसको लिखिएगा। अब स्टॉक आपको इस तरह नहीं लिखना है, आपको स्टॉक का वैल्यू बढ़ा तो आप स्टॉक लिखोगे, मशीन का वैल्यू बढ़ा तो आप मशीन लिखोगे। और लायबिलिटी अगर हमारी घटती है तो लायबिलिटी डेबिट करने से घटती है, ये आपको सुपर गोल्डन से पता है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी एसेट्स है रिलेटेड, अगर प्रीपेड सैलरी है, प्रीपेड रेंट है तो उस हिसाब से आपने उसको लिखना है। इसके बाद आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर बनाएंगे और उसको बैलेंस करेंगे टू नो इट्स प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि बैलेंस जब रिवैल्यूएशन का आप लेजर बनाएंगे, हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि रिवैल्यूएशन की और इस एंट्री में कहीं ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको स्टेप आने पर वो बताऊंगा। अब होता क्या है कि यहाँ जो भी एसेट्स बढ़ गई या लायबिलिटी घट गई, जो भी काम हुए उसके दोनों एस्पेक्ट की एंट्री आपने पास कर ली। अब आप रिवैल्यूएशन का लेजर बनाओगे और उसका प्रॉफिट या लॉस मालूम करोगे। ये प्रॉफिट और लॉस जो है ये ओल्ड पार्टनर विच विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स
और उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और ये उसके ओल्ड रेशियो में ही ट्रांसफर होगा। ये जो ट्रांसफर होगा ये हमेशा ओल्ड रेशियो में ही होगा, ये ओल्ड रेशियो में ही ट्रांसफर होगा। अब बात आती है कि इफ क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन एक्सीड्स, अगर क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ता है तो ये मैटर ऑफ प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट साइड का टोटल बढ़ता है तो इट विल मैटर ऑफ लॉस। अगर प्रॉफिट का मैटर होता है तो ये ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, उनकी कैपिटल या करंट का बैलेंस बढ़ेगा, और जो क्रेडिट करने से बढ़ता है, ये बार बार मैं बोल रहा हूं, तो रिवैल्यूएशन के अकाउंट को क्लोज किया जा रहा है, रिवैल्यूएशन को क्लोजिंग एंट्री है, इसलिए यहां पर रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। यहां रूल को आपने फॉलो नहीं करना है, इसको दिमाग में रखना है कि रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट को हम अब ट्रांसफर कर रहे हैं पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अब उसके बाद अगर ये लॉस होता है, डेबिट साइड बढ़ता है, तो इस लॉस को भी पुराने पार्टनर लेंगे और उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट करने से घटता है, और रिवैल्यूएशन का क्लोजिंग है, उसका जो लेजर था उसमें जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम क्लोज कर रहे हैं। अगर क्रेडिट बढ़ा है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करना होगा, और अगर डेबिट बढ़ा है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना होगा। ये आप याद रखिएगा, दोनों एंट्री को आप लिख करके समझिए और याद कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होती है कि पहले की जो प्रॉफिट हमारे पास जमा करके रखी गई है, अभी तक वो पुराने पार्टनरों के बीच में बांटी नहीं गई है, तो उसको मैं यहाँ नीचे में बैलेंस शीट के हिसाब से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर लायबिलिटी साइड में आप देखोगे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहती है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब अब तक की ना बांटी गई प्रॉफिट। उसमें क्या क्या आता है, जनरल रिजर्व होगा, रिजर्व फंड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा। ये तभी बांटा जाएगा जब इसके अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा। ये तभी बांटा जाएगा कि जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, जो हमारा बुक वैल्यू है और जो हमारा मार्केट वैल्यू है वो दोनों सेम रहते हैं। तो ये जितनी भी पहले की ना बांटी गई प्रॉफिट या लॉस थी, उसको पुराने पार्टनर अपने पुराने रेशियो में ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, इसलिए कि नया पार्टनर आकर के सारी एसेट्स और लायबिलिटी को अगर रिवैल्यू करा सकता है तो ये अपनी पहली वाली प्रॉफिट को वहां से हटा लेंगे। तो अब ये जनरल रिजर्व जो पहले से यहां पर हम लोगों का क्रेडिट बैलेंस था, जो लायबिलिटी साइड में होता है जो भी आइटम, उस सब का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब इसको बांटा जा रहा है, इसलिए सारे आइटम को डेबिट किया जाएगा। जनरल रिजर्व डेबिट, रिजर्व फंड डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस को डेबिट करके उसको भी बांटना जा रहा है। और मिलेगा किसको, ये ओल्ड पार्टनर के कैपिटल या करंट में जाएगा, तो उनका जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि पहले से ना बांटी गई प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर अपने पुराने रेशियो में ले लेंगे। अब जिस तरह पुरानी ना बांटी गई प्रॉफिट को पुराने पार्टनर लेते हैं, उसी तरह अगर पहले से कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो ये भी पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये लॉस भी उनको बियर करना होगा। तो यहां पर देखिए बैलेंस शीट की पिक्चर दिखाई है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में होती है, और एक्यूमुलेटेड लॉस डेबिट साइड में, एसेट साइड में होता है, जिसका डेबिट बैलेंस होता है। जितने भी चीज़ों का डेबिट बैलेंस होता है वही एसेट साइड में आ सकती है, दूसरा कोई भी आइटम नहीं आएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, ये पहले का लॉस है, इसको हम लोग डेबिट बैलेंस बोलते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बहुत लार्ज अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट को अगर स्पेंड किया जाता है, उसको धीरे धीरे ईयर बाय ईयर राइट ऑफ किया जाता है, इसलिए उसको फिक्टिशियस एसेट्स के रूप में बैलेंस शीट के एसेट साइड में रखा जाता है। ये रियल में एक्यूमुलेटेड लॉस है, और इस लॉस को एडमिशन के समय नए पार्टनर अब ऑब्जेक्शन करेगा, इसलिए पुराने पार्टनर के कैपिटल में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है, जिसका बेनिफिट ईयर आफ्टर ईयर मिलेगा। ये सारी चीज़ों को अब यहाँ से बैलेंस शीट से हटाना है, और ये सारा नुकसान कौन लेंगे, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल या करंट। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी कैपिटल या करंट को डेबिट किया जाता है तो उसका बैलेंस माइनस हो जाता है, और ये जो डेबिट बैलेंस के आइटम थे यहाँ पर, इन सब को अब क्रेडिट किया जाएगा टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस,
टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिंग एक्यूमुलेटेड लॉस ट्रांसफर्ड। आपकी सुविधा के लिए मैंने क्या किया है, एक्यूमुलेटेड लॉस के आइटम को भी यहाँ लिख दिया है और इसके पहले वाले में आपने देखा कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को इस तरफ लिखा था। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस इन एनी स्पेसिफिक रिजर्व, जो मैंने अभी कहा था कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में दो आइटम हैं, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, अगर उसके अगेंस्ट में कोई प्रॉफिट है, उसके अगेंस्ट में कोई क्लेम है, अगर उसके अगेंस्ट में कोई क्लेम है तब वो नहीं बांटा जाएगा। उसका एक अलग कंडीशन है जो पार्ट 2 में मैंने डिटेल में दिखाया है। इसी का एडमिशन ऑफ पार्टनर का स्टेप एंड एंट्रीज पार्ट 2 जरूर देखिएगा, तब आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी क्लियर होगी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के डिफरेंट सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के डिफरेंट सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं और किस सिचुएशन में आपने कौन सी एंट्री करनी है। इसको जरूर से जरूर प्लीज देखिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि लायबिलिटी साइड में मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। ये दोनों का अमाउंट हमने दिया हुआ है यहाँ पर कि 20,000 है और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो बुक वैल्यू है, ये कौन सा वैल्यू है, ये बुक वैल्यू है। तो ये जो बुक वैल्यू है ये यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कितना, 50,000। अब ये यहाँ पर नो अदर इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि नो अदर इंफॉर्मेशन, मतलब मार्केट का जो बुक वैल्यू है उसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन भी कोई क्लेम नहीं है। अगर वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं है तो इसको भी हम ओल्ड पार्टनर को बांट देंगे, और अगर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है, मतलब अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो इसका मतलब समझिए कि मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू के बराबर है। और जब ये बराबर है तब हमको रिजर्व की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा भी पुराने पार्टनर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इधर में जो भी आइटम होता है उसका मैंने बताया था कि क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये क्रेडिट बैलेंस के आइटम को अगर हम बांट रहे हैं तो उसको हमको डेबिट करना होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन भी डेबिट हो गया, और ये पैसा मिलेगा किसको, पुराने पार्टनर के कैपिटल में जाएगा चाहे करंट में जाएगा। मैंने बार बार कहा है कि जब भी कैपिटल या करंट को क्रेडिट किया जाता है तो उसका बैलेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो बिंग सरप्लस ऑफ रिजर्व ट्रांसफर्ड, ये सरप्लस का डिफरेंट सर्कमस्टांसेस है जो पार्ट 2 में 1 by 1 करके अलग अलग दिखाया हुआ है। प्लीज डू सी दैट पर्टिकुलर वीडियो। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सारी एंट्रीज का काम कर लिया। अब आप क्या करोगे, नाउ ओपन लेजर ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर हैं उसका कैपिटल, अगर करंट है तो करंट, इसका लेजर अकाउंट आप खोलिएगा। जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या लेजर अकाउंट का आप खोलते हैं तो उसमें जैसे कि ये पार्टनर्स कैपिटल होगा या करंट होगा, आपका जो भी होगा, तो उस करंट अकाउंट का आपने लेजर खोलना है, जहां पर आप क्या करते हो, अलग से लिखते हो कि ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। उसी तरह क्रेडिट साइड में आएंगे हम लोग, सी का, बी का और ए का, ए का, बी का और सी का, ये क्रेडिट साइड हुआ, ये डेबिट साइड हुआ। तो इसका सारा हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट का, उसका जो भी पहले से बैलेंस है, जितने भी एंट्री से जो डेबिट हुआ उसको डेबिट में डालेंगे, जो क्रेडिट हुआ क्रेडिट में डालेंगे। इसके बाद आप कैश और बैंक का लेजर भी बनाएंगे। मतलब आपने क्या करना है, ये कैश और बैंक का लेजर भी आप बनाओगे। तो लेजर खोलना है सभी पार्टनर का, और कैश अगर है तो उसका, बैंक है तो उसका, और फाइंड देयर बैलेंस, उसका क्या बैलेंस होता है, उसका बैलेंस शीट ही आपने मालूम करना है। और लास्टली प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म गिविंग इफेक्ट ऑफ ऑल द एडजस्टमेंट। तो लास्ट में आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, तो जो न्यू बैलेंस शीट आप बनाएंगे उसमें आप क्या करेंगे, सारे एडजस्टमेंट के इफेक्ट को दिखाएंगे। इधर में एसेट्स हुआ, इधर में लायबिलिटीज है, तो जो भी आपने कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस लिया उसको इधर लिखोगे, एसेट्स को इधर लिखोगे। किसी एसेट्स में अगर प्लस हुआ है
जैसे मान लीजिए कोई एसेट्स स्टॉक में, अगर स्टॉक में कुछ प्लस हुआ है तो उसको आप जोड़िएगा, माइनस हुआ है बिल्डिंग में कुछ हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी में कुछ हुआ है उसको कीजिएगा इस टाइप। मतलब कि जितने भी एडजस्टमेंट अगर हैं तो सारे एडजस्टमेंट को देने के बाद आप बैलेंस शीट बनाओगे। आप लास्टली देखोगे कि दोनों साइड आपकी बैलेंस शीट का टोटल सेम आया है। अगर आपका ये टोटल सेम आ जाता है तो आप 100% करेक्ट हो, और जितने भी स्टेप आपने राइट किए हैं सारे के सारे राइट एंट्रीज का आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन जरूर पढ़िएगा कि क्वेश्चन में क्या मांग रहा है। अगर उसने रिवैल्यूएशन का लेजर मांगा है, कैपिटल अकाउंट मांगा है, उस तरह कीजिएगा। जर्नल एंट्री मांगी है तो जर्नल के लिए तो ये गोल्डन हो गया आपके लिए, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है तब आप बनाइएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि सारे स्टेप्स को 1 बाय 1 करके मैंने आपको समझाया है। इसमें वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में पार्ट 2 में सारी डिटेल एंट्री होगी, वरना ये बहुत लंबा हो जाएगा। आपको अगर अच्छा लगा है तो इसको जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।